हेलो। ई एडु स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज ई एडु स्टार हिंदी पर आपके लिए मैं लाया हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे, जो कि कक्षा 12 के लिए अंतरा भाग 2 के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। इसकी व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तरों को लिखने का तरीका आज आप सीखेंगे कि हम कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें। आगे बढ़ने से पहले आपका अपना चैनल ई एडु स्टार हिंदी, जिस पर आपका ऑनलाइन शिक्षक प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ससमय उपयोगी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं वह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है गीत गाने दो मुझे। त्रिपाठी जी, जिन्हें कि निराला के नाम से साहित्य जगत जानता है, ये छायावादी कवि हैं और इनकी रचनाओं में इसलिए छायावाद की झलक मिलती है। गीत गाने दो मुझे कविता को पढ़ने और इसके व्याख्या करने से पूर्व हम लोग इस कविता के मूल भाव को पहले समझ लें, ताकि कविता को समझने में आसानी होगी। यह कविता ऐसे समय में लिखी गई है जब सर्वत्र निराशा व्याप्त है, और ऐसी स्थिति में कवि, जो साहित्यकार का कर्म भी होता है, तो निराला जी ने उस निराशा के माहौल में आशा का संचार करने का प्रयास इस कविता से किया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गीत गाने दो मुझे। इस कविता में जीवन संदर्भों और जीवन संघर्ष की झलक मिलती है, और साथ ही साथ कवि के द्वारा समाज के परिवर्तन की जो आकांक्षा है वह इस कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसा मैंने बताया कि निराला जी छायावाद के कवि थे, और ये सारे जो गुण हैं ये छायावाद के गुण हैं, छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। हाँ, यह कहीं ना कहीं छायावाद से प्रगतिवाद की ओर कवि का बढ़ता हुआ कदम भी दिखाता है। थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लें कि यह जो परिस्थिति थी, निराला जी का जो लेखन काल था वह आज़ादी के पूर्व का काल था जब यह कविता रची गई। और उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी, साथ ही साथ उसके बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था आई अंग्रेजों के समय में, इन दोनों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण का कार्य किया। और कवि कहीं न कहीं उस शोषण के कारण जो समाज में निराशा व्याप्त है उसे अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे गीत गाने की आकांक्षा रखते हुए एक परिवर्तन की आकांक्षा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन कठिन परिस्थितियों में हम गीत गा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। उस वेदना से, उस संघर्ष की जो वेदना है, जो जीवन के पथ पर चलते हुए झेलना पड़ता है, उसे दूर करने के लिए हम गीत का सहारा ले सकते हैं। अर्थात अपने मनोभावों का बेहतर तरीके से प्रकटीकरण किसी गीत के स्वर में, यानी मस्ती के स्वर में कर सकते हैं। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। तो यह कविता है गीत गाने दो मुझे। इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने आ गई हैं।
गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। तो यह कविता की प्रारंभिक पंक्तियां, जिसमें कुछ कठिन शब्दों का शब्दार्थ नीचे में दिया जा चुका है, उसे आप देख लें, समझने का प्रयास करें। वेदना मतलब पीड़ा, दर्द, दुख। पाथेय मतलब संबल, सहारा। ठाकुर स्वामी या मालिक। यहाँ कवि शोषक वर्ग के बारे में बताना चाह रहे हैं इस शब्द से। तो आइए आगे हम लोग बढ़ें और इसकी व्याख्या देखें। तो गीत जो है वह हृदय की अनुभूति है। गीत के माध्यम से हम अपने मनोभावों को, मन के जो विचार होते हैं, भाव जो होते हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और गीत हमारे दुखों को कम करते हैं, हमारी वेदना की तीव्रता को कम करते हैं, भुलाने में हमारे सहायक होते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। यह वेदना जो है, यह वेदना किस चीज की वेदना है? यह जीवन संघर्ष की वेदना है। और उस पीड़ा को कम करने के लिए कवि गीत का सहारा लेने की बात करते हैं, क्योंकि गीत हृदय की अनुभूति है। यह वेदना की तीव्रता को कम कर सकता है। आगे कवि कहते हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने आज लूटे। तो कवि कहते हैं कि इस जीवन मार्ग पर चलते हुए, इस पथ पर चलते हुए, इस जीवन में आगे बढ़ते हुए, हर कदम पर चोट खाते खाते और दीर्घकालिक संघर्ष करते करते होश वाले लोगों के भी, अर्थात जो सशक्त थे भीतर से, जिनमें जिजीविषा थी, जिनमें जीने की इच्छा थी, उनके भी होश छूट गए हैं। मतलब जीना बहुत कठिन हो गया है। और जो भी जीने के लिए संबल था, जो सहारा था, जो मूल्यवान था, उसे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जो शोषक थे, जो मालिक थे, उन्होंने रात के अंधकार में, रात का अंधकार मतलब संकट का यह समय, इसमें उन्होंने सब लूट लिया। उन्हीं पर तो भरोसा था। और अब लगता है कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। सामने काल यानी अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय आ रहा है। और ऐसे में कंठ लगता है कि रुक रहा है। जीवन में अंतिम समय को देखकर, काल को देखकर घिघी बन जाती है, होशो हवास गुम हो जाते हैं और यह समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। और वही स्थिति आ गई है। तो कवि उस स्थिति से रूबरू कराते हैं जब जीवन संघर्ष बहुत कठिन था। क्योंकि न सिर्फ जीवन संघर्ष कठिन था, जीवन के पथ पर चलना कठिन था, बल्कि जो इसके लिए सहायक था, जो संबल था, उसे भी कहीं न कहीं मालिकों के द्वारा, शोषकों के द्वारा, स्वामियों के द्वारा लूट लिया गया था। आइए कविता में आगे की ओर बढ़ें। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो यहाँ जहर का मतलब है विष, प्रथा मतलब पृथ्वी, धरती। तो कवि कहते हैं कि संसार मानो हार मान लिया है, हार मान चुका है, और इसके कारण यह स्वार्थ से और अविश्वास के जहर से भर गया है। इस दुनिया में बार बार हार खाने के कारण लोगों के मन में स्वार्थ और अविश्वास रूपी जहर भर चुका है। और संसार से इसका
जो परिणाम हुआ वह सहानुभूति और करुणा, उदारता, सहयोग, भाईचारा जैसे जो मानव मूल्य थे, जो भावनाएं थी, जो सकारात्मक जो भावनाएं हैं, वे लुप्त हो चुकी हैं। अब लोग जो है एक दूसरे को अपरिचित जैसा देखते हैं। मानवता हाहाकार कर रही है और लगता है कि लोगों में जीने की इच्छा मर चुकी है। संसार में जो सकारात्मक भावनाएं थी, सकारात्मक जो मानव मूल्य थे, एकता, समता, सहानुभूति, प्रेम, विश्वास, ये सब लोप, इन सबों का लोप हो चुका है। और ऐसी स्थिति में कवि इस मानवता की बुझती लौ को जलाना चाहता है। यहाँ निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो वो कहते हैं, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो वो कहना चाहते हैं कि मानवता की यह जो बुझती लौ है, इसे फिर से जलाने के लिए स्वयं जलना पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। तो आइए एक ऐसा गीत हम गाएं। कवि कहते हैं कि आओ एक ऐसा गीत गाएं जिससे इस निराशा से भरे पूरे संसार में भी आशा का संचार हो सके। तो इस प्रकार से इस कविता की जो व्याख्या है, इसका अर्थ और भावार्थ मैंने आपके सामने रखा है। निश्चित तौर पे आप समझने का प्रयास करेंगे। इसे अगर एक बार में न समझें, दोबारा देखें, तो धीरे धीरे आपकी समझ में यह आने लगेगा और इसके बाद इससे संबंधित जो पाठ के प्रश्न हैं उनका उत्तर आप दे सकते हैं। तो आइए, मैंने आपके लिए कुछ इस संबंध में प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चूँकि कविता छोटी थी तो अभी समय बचा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक दो प्रश्न करके बताता हूँ और फिर आप खुद प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो इस पाठ से संबंधित दो प्रश्नों को मैंने लिया है। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? और दूसरा प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ये दो प्रश्न हैं। तो देखिए, इन दोनों प्रश्नों को उत्तर कैसे हम लिख सकते हैं, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो गद्य से प्रश्न लिखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पद्य से प्रश्न लिखना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि अगर पद्य का भावार्थ हमें नहीं पता है तो हम उसका उत्तर बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते। इसके लिए पद्य का जो भावार्थ है वह हमें आना चाहिए। तो कविता को आपने देखा, कविता की व्याख्या आपने सुनी, कविता के अर्थों को आपने जाना। तो अब हम लोग देखें पहले प्रश्न की ओर। तो कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया अभी, तो इस पर थोड़ा सा पहले सोचने की आवश्यकता है, फिर लिखने की आवश्यकता है। तो सोचना क्या है कि काल जो है, अर्थात अंतिम समय, विनाश का प्रतीक यहाँ है। तो विनाश अगर हमारे सामने आता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है कि कोई ऐसी घटना अचानक हमारे सामने आती है कि लगता है कि जान पर पड़ा आई है, तो क्या होता है? तो कंठ रुक जाता है, बोली बंद हो जाती है। हम क्या बोलें, क्या यह समझ में नहीं आता, यह सूझता नहीं। आप अगर भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत होने की स्थिति में कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मुहावरा भी है, बोलती बंद होना, तो बोलती बंद हो जाती है। तो यह कवि के मन में यह भावना क्यों आई? तो जीवन संघर्षों के उपरांत जब कोई व्यक्ति थक जाता है, हाथ पैर खूब चलाता है, लेकिन अब लगता है कि अब बचना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कवि के ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में ऐसी ही भावना आती है। और कवि इसी को बताने के लिए इस कविता में कहते हैं कि इस बारे में कि कंठ जो है वह अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि काल हमारे सामने आ रहा है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि के मन में यह भावना उठ रही है
क्योंकि जीवन संघर्ष के कठिन दौर में विनाश को सामने देखकर लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। काल को सामने देखकर कंठ कुछ भी कह पाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन संघर्ष के बावजूद जीवन पथ पर संघर्ष करने के बावजूद सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 3 अंकों का प्रश्न होता है। आप 50-55 शब्दों में लिख सकते हैं, 45-50 शब्दों में। प्रश्न का उत्तर या स्पष्ट रूप से उस प्रश्न को केंद्रित करके लिखा जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। जैसे दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो शाब्दिक अर्थ तो ठग मतलब आप जानते हैं जो ठगने का कार्य करता है, और ठाकुर मतलब स्वामी या मालिक। यहाँ दोनों शब्द एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन कवि ने इन दोनों शब्दों को पास लाने का प्रयास किया है, क्योंकि कवि यहाँ जो बताते हैं वे कहते हैं कि ये जो मालिक हैं, ये जो स्वामी हैं, ये वास्तव में शोषक हैं। इन्होंने शोषण का कार्य किया है, और इन्होंने जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसका जो जीवन संबल है, उसके पास तो जीवन के लिए उसने जो बचा करके रखा है, उसे लूटने का कार्य किया है। रात के अंधेरे में इन्होंने लूट लिया है। यानी जीवन संघर्ष में जब परिस्थितियां विषम है, रात के अंधेरे का मतलब रात के 12 और 1 बजे 2 बजे की बात नहीं है। बात है यह अंधेरा जीवन संघर्ष का अंधेरा है, जीवन की परिस्थितियों का अंधेरा है, जिसमें इन मालिकों ने लूटने का कार्य किया है। और ऐसे जो मालिक हैं, ऐसे जो ठाकुर हैं, वे ठग ठाकुर हैं, और कवि इसी ओर संकेत करते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपके सामने उत्तर ला रहा हूं। कवि ठग ठाकुरों शब्द के माध्यम से समाज में व्याप्त शोषक लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उसके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं, जिनका निशाना गरीब, किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनके जीवन को नारकीय बनाए हुए हैं। नारकीय मतलब नरक के समान। ये जो मालिक बने फिरते हैं, इन्होंने जन सामान्य के जीवन संबल को लूटने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से हम सटीक उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा परीक्षा में अंक प्राप्त हो सके। उत्तर लिखना एक कला है, और आप स्वयं इसको लिखने का प्रयास करें। देखिए, उत्तर अगर हम रटते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उतना बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में नहीं कर सकते, क्योंकि यदि प्रश्न को थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाता है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो फिर उसका उत्तर लिखना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम समझते हैं और उत्तर लिखने की जो प्रक्रिया है उसको सीखने का प्रयास करते हैं, उसको सीखते हैं, तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको उत्तर लिखना सीखना है, न कि उत्तर रटना है। तो प्रयास करें। आगे की कक्षाओं में, आगे के वीडियो में मैं इस संबंध में और भी चर्चा करूंगा, और भी प्रश्नों का उत्तर लिख करके बताऊंगा, उसके तरीके को बताऊंगा, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई बात अगर समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन रहे, तो आप निश्चय ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आइए, अब आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं जिन्हें आपको लिखने का प्रयास करना है। तो स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीत क्यों गाना चाहते हैं? आप समझ ही चुके होंगे। उत्तर लिखने में मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप थोड़ा उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे।
दूसरा प्रश्न है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता, दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट करें। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए, आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आप इसे अपने पाठ्यपुस्तक अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्न में कागज पर लिख लें और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा अच्छी रही होगी, आपको पसंद आई होगी। मेरा प्रयास, सफलता आपके साथ। तो आज इस कक्षा में इतना ही। ईडू स्टार हिंदी आपको धन्यवाद देता है, आपने पूरा वीडियो देखा और जुड़े रहें इस चैनल से, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, न सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए बल्कि उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शेयर करें। तो ईडू स्टार आपका धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।